आज हम बात करेंगे कि भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है वो निरंतर क्यों बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के रिश्ते अपनी सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं और इसी पर ध्यान देते हुए देखें तो मालदीव भी उन सभी देशों में शामिल है। वहीं ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत ने जब भी मालदीव को ज़रूरत का मतलब उन पे संकट आया या आर्थिक या किसी भी स्थिति पर ज़रूरत पड़ी है तो भारत ने मालदीव का निरंतर साथ भी दिया है। 1988 में जब राजीव गांधी ने मोहम्मद यूम की सरकार को भी बचाया और इसके साथ साथ 2018 में जब मालदीव पर पानी का संकट आया तो भारत ने मालदीव तक जल भी पहुंचाया था। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने जब भारत से मदद की गुहार लगाई थी तब भारत अपनी विदेश नीति के चलते उनकी मदद तो कर नहीं सका, परंतु कड़े शब्दों में भारत ने यह कहा था कि वह हमेशा उसके साथ है और वहां की इमरजेंसी को खत्म करने का भी उसने निर्णय लिया था। मालदीव और भारत के बीच सरकार के स्तर पर तो सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु मालदीव का जो विपक्ष है भारत के प्रति काफी मुखर हो रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन भारत विरोध अभियान के नेतृत्व में है। वे मांग कर रहे हैं कि मालदीव से भारत के सैनिकों की मौजूदगी पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। 2021 में भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार उभर कर सामने आया है। तो भारत और मालदीव के संबंधों के बीच कड़वाहट या क्षति, उनके संबंधों को क्षति तब पहुंची जब मालदीव ने चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता साइन किया था। तो मालदीव के जो अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो चीन के समर्थक नेता हैं। तो भारत के भविष्य के लिए भारत को ये चिंता है कि अगर मालदीव की मौजूदगी चीन की तरफ रही तो भारत के भविष्य के लिए काफी चिंतित हो सकता है। तो इसी कारण मालदीव और भारत के रिश्तों में निरंतर कड़वाहट और उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा लांबा। आज हम देखते हैं कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो कैसे हैं। हमने देखा कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे हैं। कोल्ड वार का टाइम था तब जो इंडिया है उसने इनडायरेक्ट वे से यूएसएसआर को ही सपोर्ट किया था। वैसे तो इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का साथ दिया था कि हम किसी भी देश की तरफ नहीं है, ना यूएसए ना यूएसएसआर, बट इनडायरेक्ट वे से उनके दिल में हमेशा से ही यूएसएसआर बसते आए हैं और जो यूएसएसआर है उनके भी दिल में जो है इंडिया ही बसते हैं। वैसे तो यूएसए भी चाहता था कि इंडिया उनका सपोर्ट करे, लेकिन जो यूएसएसआर है वो दिल से चाहते थे कि इंडिया उनके साथ रहे। यूएसएसआर ने हमारी काफ़ी फील्ड में मदद की है, जैसे कि डिफेंस, स्पेस एक्सेट्रा। बाकी देश से हम सिर्फ डिफेंस के मटेरियल खरीदते हैं जैसे कि आर्म्स वगैरह, बट जो यूएसएसआर वो हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करते हैं, हम कैसे खुद आर्म्स बना सके। जब तक यूएसएसआर का डिफीट नहीं हुआ था तब दो हमारे पास सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। बट यूएसएसआर के डिफीट के बाद जो यूएसए वो अकेला सुपर पावर बच गया था। पर जब तक चाइना से किसी को कोई थ्रेट नहीं था तब यूएसए सुपर पावर था। चाइना के पावरफुल होने के बाद जो यूएसए है वो चाहता था कि जो इंडिया है वो यूएसए के साथ रहे, क्योंकि यूएसएसआर यानी कि एट प्रेजेंट जो हमारा रशिया है और चाइना है उनके बीच में बहुत गहरे संबंध है। तो अगर यूएसए ने सोचा कि अगर इंडिया भी इनके साथ मिल जाता है तो यूएसए की पावर जो वो कम पड़ जाएगी, इसलिए जो यूएसए है वो अब इंडिया के साथ अपने संबंध गहरे कर रहा है, जिसके कारण हमारे रशिया के साथ जो रिलेशन है वो थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया और रशिया के रिलेशन में सबसे अच्छी बात जो है वो है एनुअल समिट। हर साल दोनों देश मिलते हैं, दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। हर साल में क्या होता है कि कोई ना कोई देश एक दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे एनुअल समिट होती है। 2019 के अंदर हमने एक इनफॉर्मल मीटिंग भी स्टार्ट करी थी। इनफॉर्मल मीटिंग यानी कि फ्रेंडली मिलना, उसके अंदर कोई जोर नहीं दिया गया था कि हमने ट्रीटी साइन करने हैं या फिर कोई प्लान आगे देखने हैं। हमें सिर्फ आराम से मिलना है और देश से अपनी रिलेशन गहरे करने हैं। वैसे तो हमारी चाइना के साथ 2 बार ये मीटिंग हो चुकी है, पर रशिया के साथ एक ही बारी हुई है जो कि 2019 में हुई थी। और
ड्यू टू कोविड-19 हमारा जो ये मीटिंग है ये अभी तक नहीं हुई है, तो हमें इसको कंटिन्यू करना था पर अभी तक नहीं हुआ है। जो दोनों देश है उनके बीच में जो उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो है स्पेशल एंड प्रिविलेजिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और जो इंडिया और रशिया के बीच के जो रिलेशन है वो अभी तक तो गहरे चल रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं कि कैसा होएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। बेसिकली ट्रांसजेंडर होते क्या हैं? ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनकी लिंग पहचान को समाज स्वीकृत नहीं करता, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है? उत्पीड़ना, भेदभाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसके चलते सरकार ने कुछ प्रावधान दिए हैं जिसकी वजह से उनको क्या किया जाए, उनको व्यक्तिगत श्रेणी में शामिल किया जा सके ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। हमें भेदभाव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रकृति ने हमें अपने मनचाहे ढंग से बनाया है। पैदा होते हैं, किसी को ये नहीं पता होता लड़का पैदा होएगा या लड़की पैदा होएगी, ठीक है। अब बीच में एक तीसरा लिंग आ गया, ट्रांसजेंडर बोलते हैं जिसको। अब वो पैदा हो जाए, इसमें बेचारे की उसकी थोड़ी गलती है तो इंसान ही ना। इसलिए सरकार ने उनको मतलब कुछ अधिकार देने के लिए, जो नॉर्मल महिला को या पुरुष को अधिकार मिलते हैं, उसको उनको भी उस श्रेणी में शामिल करने के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले क्या था, 2014 में एक बिल पास किया गया राज्यसभा में, जिसमें उनको क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार हो, जो सबको मिलता है उनको भी मिलना चाहिए। रोजगार का अधिकार हो, उनको भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से क्या कर सके, व्यतीत कर सके। अब उसके बाद एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 2019 में एक और बिल पारित किया गया जिसको बोलते हैं हम ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें क्या किया गया? ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर के रूप में परिभाषित किया गया। अब पहले जब भी हम कभी फॉर्म भरते थे या कोई अपना आईडी प्रूफ बनवाते थे ना, तो मेल और फीमेल दो ही कैटेगरी आती थी। अब उसमें 3 आने लग गई। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उनको भी अधिकार है मानव होने के नाते। हमें किसी को भी लिंग के थ्रू, जेंडर के थ्रू जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रकृति है। दूसरा, अब हम बात करेंगे उनको अधिकार क्यों मिलने चाहिए। सबसे पहले तो मानव होने के नाते हमें किसी को अधिकार नहीं है कि मानव होने के नाते हम दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ठीक है, भेदभाव करें। क्यों? अगर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे कि भी हाँ तू तेरा लिंग हमारे साथ मैच नहीं करता, या तू अलग दिखता है, या तेरे कपड़े अलग पहनता है, ठीक है, या तेरा व्यवहार अलग है, तो उससे क्या होता है, इंसान धीरे धीरे भेदभाव के चलते नफरतें पैदा हो जाती हैं, जो आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद वो इंसान क्या धीरे धीरे क्या होगा, डिप्रेशन में जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, क्राइम भी बढ़ सकता है, सुसाइड रेट बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो हो सकता है एक टाइम पे आके भी पॉपुलेशन भी कम हो सकती है। दूसरा, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है, जो क्या है, सबको समानता का अधिकार देता है। जब संविधान दे रहा है, प्रकृति दे रही है, तो हम कौन होते हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? आर्टिकल 15 है, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, जेंडर के थ्रू, कास्ट, रंग, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब मेल और फीमेल को सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एज ए ह्यूमन थर्ड जेंडर को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से व्यतीत कर सके। उसके बाद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या है? जीने की स्वतंत्रता है। सभी को जीने की स्वतंत्रता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु हो, ठीक है। तो थर्ड जेंडर को क्यों नहीं है? ये भी प्रावधान क्या है, सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है। जब संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है और मानव होने के नाते प्रकृति हमें जब ये अधिकार दे रही है, तो हम इंसान कौन होते हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? उसके बाद दूसरा क्या है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये आप देखोगे 2019 के बाद मोस्टली बहुत सारी बॉलीवुड में ऐसी फिल्में आ गई हैं, ठीक है, जो क्या है, इस चीज़ को प्रमोट कर रही है भी। मतलब ये जो थर्ड जेंडर है, ये होना क्या है, गलत नहीं है। अब ये क्या होता, क्या है, नेचुरली होता है। पहले मैं बता चुका हूँ, पैदा होता है जब, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, किसी को नहीं पता होता क्या पैदा होएगा। अब ये तो पैदा होने के बाद पता लगता है भी ये लड़का है ये लड़की है, किससे? जेंडर से। बट थर्ड जेंडर भी आज से नहीं, कई सालों से पैदा होते हैं। उनके साथ
लगातार टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। बट आज के टाइम में 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, आज भी हम अगर अपनी सोच नहीं बदल पाए तो मुझे लगता है हम सोच नहीं बदल पाएंगे। फॉरेनर्स, हमारे इंडिया में ये क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। फॉरेनर, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो क्या देखने को मिलेगा, इस चीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, बल्कि उनको एज ए ह्यूमन बीइंग किया जाता है। अब ट्रांसजेंडर में सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे मेल, फीमेल। अब नया प्रचलन शुरू हुआ है मेल से फीमेल या फीमेल से मेल। इसको भी सरकार ने क्या है, अब मान्यता दे दी गई है, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते वो कैसे कपड़े पहनता है, उसका व्यवहार कैसा है, या कैसे वो बोलचाल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद अधिकार देने का फायदा क्या होगा? शिक्षा, ये अपनी शिक्षा है जो अच्छे से ले पाएंगे, ताकि ये क्या है, ये भी एज ए ह्यूमन अपने फील्ड में जा सके, किसी भी फील्ड में जा सके। बेरोजगारी दर कम होगी। अब इन बेचारों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इनके घर भी नहीं होते। ठीक है। अगर ये शिक्षा प्राप्त करेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे, तो ये अच्छे से अपनी लाइफ सेटल कर पाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, थर्ड जेंडर है, तो मोस्टली उसको कोई हाथ नहीं लगाता इन इंडिया में। ठीक, आज भी, आज के टाइम में भी। क्यों? अगर इलाज करने भी लेके जाए कोई, चलो ले भी गया उसको, तो मोस्टली डॉक्टर उसका आइडेंटिटी पूछेगा। ठीक है। अब आइडेंटिटी, अगर प्रकृति ने मारना है किसी की, मतलब किसी के साथ हादसा होता है, प्रकृति ये नहीं पूछती कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, पुरुष है, सम सेम है उसके बाद। तो हम कौन है? हमने भी तो प्रकृति ने बनाया है, तो हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्या है, मेन तो ये है भी, हमारी मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, वो होती है भेदभाव से। अब हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करें, महिला पुरुष के साथ या पुरुष महिला के साथ, तो मेनली चांस है इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। जब ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए इनको क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग पूरे राइट मिलने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है, रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन विद इंडिया। भी कैसे यूरोपियन यूनियन का रिलेशन कैसे इंडिया का, एक तो ये जानेंगे, ऊपर से जानेंगे यूरोपियन यूनियन है क्या, उसकी हिस्ट्री का पता करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। 27 कंट्रीज का ग्रुप्स है। इसका जो मेन बनाने का जो मोटिव है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली है। यूरोपियन यूनियन जब हमारे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में, तो उसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था, इसका नाम था यूरोपियन कोल स्टील और कमिटमेंट था इसका नाम। 1993 के अंदर इसका जो मेन मोटिव था यूरोपियन यूनियन का, वो था फ्री ट्रेड करना, टैक्स फ्री ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और जनरली स्टील को और कोल की इंडस्ट्रीज को डेवलप करके हमारी इकोनॉमिकली को डेवलप करना। इसका मेन ये मोटिव था। और जब इसके अंदर पहले, सबसे पहले जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके अंदर 28 कंट्रीज आती थी। और जनरली जो एक था, ब्रिटेन एग्जिट नाम का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर से ब्रिटेन को एग्जिट कर दिया गया था। क्योंकि इसका क्यों कर दिया गया था, इसके पीछे की ये कारण है, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता था कि हमारा खुद का हम खुद लॉ बनाए, खुद इंडिपेंडेंट रहे, खुद का लॉ बनाए, रूल रेगुलेशन खुद का करे, हमारा खुद का पार्लियामेंट हो। जिसकी वजह से तो ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने ये फैसला किया कि हम ब्रिटेन को अपनी यूरोपियन यूनियन से हटा देंगे। तो 28 के बाद 27 कंट्रीज आ गई यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो हमारे 27 कंट्रीज आ गई यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो बाद में इसका जो मेन मोटिव है यूरोपियन यूनियन बनाने का, इसका मेन मोटिव ये है कि हम टैक्स फ्री ट्रेड करें, और कहीं भी हमको कंट्री में ट्रेड करना हो, मतलब टैक्स फ्री ट्रेड हो, और साथ में हमें, मतलब जो हमारी, जैसे दूसरी कंट्री में हमें जाना हो तो विदाउट पासपोर्ट हम जा सकें, और हमारे कोल्स को और स्टील की इंडस्ट्रीज को डेवलप करके हमारी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए, हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। और इसका मेन मोटिव ये था। और हमारे लिए क्यों जरूरी है, सबसे बड़ा ये मुद्दा है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो फ्रांस में, और जो फ्रांस और यूके के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हमें बनाना हो, तो सबसे बड़ा पहला ये कारण है कि हमको फ्रांस और यूके के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा बड़ा कारण है, जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो हमारे जो यूरोपियन यूनियन ने $100 बिलियन को हमारे लिए इन्वेस्ट किया था, ताकि हम
100, ताकि हम ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर्स पर और मतलब वैक्सीन पर हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। इस सबसे सेकंड कारण ये हो गया। और जो एक फ्रांस की यूके की एक मिलिट्री है, डिजीबूटी है, और एक और है, मतलब दो टोटल मिलिट्री है, वो हमारी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से प्रोटेक्शन करके रखती है। सबसे बड़ा ये कारण हो गया। और भी हमको अगर और सबसे बड़ा एक ये कारण हो गया कि हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं यूरोपियन के अंदर से सबसे ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे जैसे ये एफडीआई हमारे बढ़ाएंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते रहेंगे। तो हमारे पास रेमिटेंसीज ज्यादा आएंगे, तो हम दूसरी कंट्री के साथ उसी में ट्रेड कर पाएंगे। टोटल इसके अंदर 27 कंट्रीज है यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसमें जो 19 कंट्रीज है ना, ये 19 कंट्रीज के जो करेंसी है वो सेम है, यूरो करेंसी यूज होती है। जो लेफ्ट कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, उनकी करेंसी अलग है। जो यूरोपियन यूनियन का कॉमन पार्लियामेंट है, कॉमन ही इनका जुडिशरी है, और कॉमन इनका एक जैसे कि कॉमन सेंट्रल बैंक है। अगर कोई भी जुडिशरी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होगा 27 कंट्रीज में रिगार्डिंग ट्रेड के रिगार्डिंग होगा, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा, तो वहां पे सोल्व होगा। सेंट्रल बैंक में किसी प्रकार से हमको कोई लोन लेना हो मतलब, तो हम सेंट्रल बैंक से प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमारे आरबीआई होगा, वैसे यूरोपियन यूनियन में इनका खुद का सेंट्रल बैंक होता है। और जैसे कि और कॉमन पार्लियामेंट हो गया, मतलब कोई भी हमको रूल वगैरह इशू करने हो तो हम कॉमन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन की सेम है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरा टॉपिक है इंडिया और यूएस के रिलेशन पिछले 70 to 80 ईयर्स में कैसे कैसे बदले हैं, और अभी हमारा रिलेशन उसका कैसा है और क्या इम्पोर्टेंस है उसके रिलेशन की हम इंडिया से। 1947 में जब पहली बार नेहरू ने विजिट किया था, टूर पे गए थे वो यूएस के अंदर, तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को साइन अप करके आए थे। तो उसका मतलब था कि ना तो वो कोल्ड वॉर में रशिया की साइड है और ना यूएस की साइड है। तो उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिला था अपने रिलेशंस के हिसाब से। और 1962 के अंदर भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी इंडिया की, जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था। पर जब 1971 में बांग्लादेश की और उसकी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की, और जब इंडिया ने बांग्लादेश की साइड ली थी, तो जो यूएस था वो उसकी साइड हो गया, इस्लामाबाद की साइड। तो उसमें उसने बैक स्टेप मार दिया था। तो उससे फिर इंडिया ने भी काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए के ऊपर। पर उसके बाद वहाँ के काफ़ी जो पीएम्स वगैरह थे, सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी टूर्स किए और इंडिया के रिलेशंस उनके साथ काफ़ी अच्छे हो गए। बीच के अंदर जब वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें भी जो वो यूएस ओन कंपनी थी, तो जब इंडिया वालों को उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो यूएस ने उसके लिए भी एफबीआई की जांच भेजी थी उधर से। और जब बॉम्बे के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें भी 3000 लोग मारे गए थे, जिसके अंदर से 6 लोग थे जो वो यूएस के जो सिटीजन्स थे वो थे। तो उसमें भी यूएस ने अपनी जो वो थी जांच की, उसने काफ़ी जांच की थी उसके अंदर भी। फिर जब पोखरण टेस्ट किया था इंडिया ने, जब सेल्फ सफिशिएंट बन रहा था न्यूक्लियर टेस्ट में, तो वो यूएस इतना खुश नहीं था कि इंडिया इतनी प्रोग्रेस करे। तो उसने इंडिया से जो नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी है उस पर साइन करवाना चाहा, पर इंडिया ने उसके लिए मना कर दिया। तो इसकी वजह से यूएस को काफ़ी धक्का लगा और वो उन्होंने वापस से इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए। पर उसके बाद से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जिसका मेन रीज़न ये है क्योंकि यूएस चाइना के अगेंस्ट है और उसको एक हेल्दी सपोर्टर चाहिए, तो वो इंडिया को एज अ क्लोज पार्टनर कंसीडर करते हैं। और आज हम चाइना के साथ भारत के कैसे रिलेशन है वो बात करेंगे। 1950 में 1 अप्रैल को भारत चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुए। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने चीन के साथ औपचारिक रिश्ते शुरू किए थे। 1955 में इंडोनेशिया के बनाडुंग में हुई एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन भी शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में कुल 29 देश ने हिस्सा लिया था। 1962 में सीमा पर विवाद के चलते भारत चीन में जंग शुरू हुई। 1 महीने चली। भारत ने चीन को कई इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया और डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हुए। 1976 में चीन और भारत ने दोबारा एक दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजे। एक बार फिर
संबंधों की शुरुआत हुई। और मगर विश्व पीएम राजीव गांधी चीन पहुंचे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और सीमा विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर सहमत हुए। 1952 में भारत के राष्ट्रपति और वेंकटरमन चीन पहुंचे। वह चीन जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। एलएसी पर शांति 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जोमिन भारत दौरे पर आए। वह संबंधों की शुरुआत के बाद भारत आने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे।